तो स्टार्ट किया जाए। कल हम लोग बेस थ्योरम पे क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसी पे अगला क्वेश्चन बेस थ्योरम पे क्या बोल रहा है। इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है। मशीन ए, मशीन बी एंड मशीन सी मैन्युफैक्चर 25%, 35% एंड 40% ऑफ बोल्ट्स। ठीक है, ये बात हो गई। अब अगला बात क्या बोल रहा है भाई, ये अगली बात बोल रही है, अ बोल्ट आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट आर फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अब डिफेक्टिव की बात हो रही है, मतलब रैंडमली निकाला हमने बोल्ट को, तो क्या है, डिफेक्टिव है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। अब देखो फिर से इसमें क्या है, आपको क्या बोल दिया, एंड रिजल्ट बोल दिया भाई, क्या निकल रहा है, डिफेक्टिव निकल रहा है, एंड रिजल्ट बता दिया। और आपसे क्या पूछा कि वो मशीन बी से निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो डिफेक्टिव माल जो है अपना, डिफेक्टिव बोल्ट जो है अपना मशीन बी से निकले। तो ये बीच के प्रोसेस की प्रोबेबिलिटी पूछ दिया आपसे, बिटवीन द प्रोसेस की। तो ये किसका क्वेश्चन हो गया, बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये आपका फैक्ट्री, ये वकास की फैक्ट्री। ठीक है, अब इसमें मशीन ए है, मशीन बी है, मशीन सी है। ठीक, अब फैक्ट्री से 25% माल जो है बन रहा है किससे, मशीन ए से। 35% माल बन रहा है मशीन बी से, और 40% माल बन रहा है मशीन सी से। ये एक से बन रहा है, ये बी से बन रहा है, ये सी से। ये आपको समझ में आया, ये आपको दिया क्या हुआ है बेसिकली, ये आपको यही दिया हुआ है, माल बनना मतलब बोल्ट 25% ए से बनना, मतलब प्रोबेबिलिटी दे दी हुई है किस चीज की, कि भाई कि अगर मशीन ए से बना हुआ बोल्ट निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4 होगी। बोलिए, अगर परसेंटेज में दिया तो परसेंटेज में भी आप लिख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा कुछ और उसमें क्या बोला, ऑफ देयर 5, 4 एंड 2% आर डिफेक्टिव बोल्ट्स रिस्पेक्टिवली, ये भी बोला है ना। तो इसको या तो परसेंट में, सब कुछ परसेंट में बात किया तो परसेंट में ही रहने दो, क्यों बदलना इसको फ्रैक्शन में, परसेंट में भी तो प्रोबेबिलिटी हम लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ही दी हुई है कि 25% जो है, अगर बोल्ट मशीन ए से बन रहा है मतलब 25% चांस है बोल्ट जो है मशीन ए से आए उसके, और यही 35% चांस मतलब 1/4 प्रोबेबिलिटी है मशीन ए से आने की। और ये कितनी हो जाएगी, 7/20, 7/20 इसकी। और सिमिलरली ये हो गई कितनी, ऐसे परसेंट में ही सब कुछ दिया है, देखो यहाँ भी परसेंट में, यहाँ भी परसेंट में ही है, तो हम लोग परसेंट में ही खेलेंगे, इसको फ्रैक्शन में क्यों बदले जब सब कुछ परसेंट में ही है। ठीक है, तो और ये कितना दिया हुआ है फ्रैक्शन में, अगर ऐसे भी देखोगे तो आपको कितना हो जाएगा, ये 4/10 दैट इज 2/5, 2/5। मतलब ये क्या दिया हुआ है आपको, प्रोबेबिलिटी दी हुई है बोल्ट की बनने की मशीन ए से। समझ में आई बात, एक तरीके से वही दी। अब बात हुई है डिफेक्टिव की, कि फाइनल प्रोडक्ट हमारा डिफेक्टिव चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट हमारा डिफेक्टिव चाहिए। तो मशीन ए से डिफेक्टिव आने की कितनी दी हुई है प्रोबेबिलिटी, 5%। तो ये 5% है। ठीक है, फ्रैक्शन में मैं नहीं बदलना है, फ्रैक्शन में मैंने बदल के आपको बस समझाया है कि इसका मतलब क्या दिया हुआ है, कि ये बोल रहा है कि मैन्युफैक्चर हुआ है 25% ऐसे, मतलब 25% प्रोबेबिलिटी है मशीन एक से बने हुए बोल्ट के आने की। ठीक है, अब बी से डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, 4%, तो 4%। सी से डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, 2%, तो 2%। तो हमें क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो डिफेक्टिव जो मैन्युफैक्चर हुआ है वो किससे हुआ है, मशीन बी से हुआ है। तो आपसे जो है कौन से प्रोसेस की प्रोबेबिलिटी पूछी है भाई, इस प्रोसेस की पूछी है क्या, इस प्रोसेस की प्रोबेबिलिटी। तो इस प्रोसेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये बेस थ्योरम का सवाल हो गया क्या। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी, 35 × 4, क्योंकि सारा कुछ परसेंटेज में है।
तो दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अगर ये होता कि ये परसेंटेज में है और ये फ्रैक्शन में दिया रहता, तब हम किसी एक को फ्रैक्शन में चेंज करते, नहीं तो परसेंटेज में चेंज करते। लेकिन ओवरऑल बात ही परसेंटेज में चल रहा है, तो चलने दो, क्या दिक्कत है। तो ये तो हमारा फेवरेबल हो गया। अब टोटल क्या हो गई, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 25 × 5 प्लस 35 × 4 प्लस 40 × 2। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसको जो सॉल्व करके आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी, कि मशीन बी से डिफेक्टिव पार्ट हमें मैन्युफैक्चर मिला है, मैन्युफैक्चर्ड होके मिला है। बात समझ में आई आपको। अब बेटा, अब जो है ना प्रोबेबिलिटी अब खत्म होने आई है, धीरे धीरे हम लोग लास्ट टॉपिक्स पे बढ़ रहे हैं। आपका जे एडवांस तक का प्रोबेबिलिटी कवर करा दिया है मैंने। अब अगला सवाल जो है, क्योंकि इस टॉपिक वाइज बेस थ्योरम खत्म होगा। बेस थ्योरम, अभी कौन आया, एक मिनट। बेस थ्योरम खत्म होगा, उसके बाद जो है सिर्फ दो ही टॉपिक बचते हैं बेस थ्योरम के बाद, जो आपके क्लास ट्वेल्थ में दिए रखे हैं महाराष्ट्र बोर्ड में। कौन कौन से, एक तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और एक क्या बोलते हैं, कौन से, और एक तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का नाम है। तो वो चैप्टर किसका है, पार्ट इसी का पार्ट है, क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है। तो एक तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसी में आगे आपको मैं अभी पढ़ाऊंगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों जो आपके ट्वेल्थ में लास्ट में जो दो चैप्टर दिए हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लास्ट जो दो चैप्टर दिए हैं वो इसी के पार्ट्स हैं, प्रोबेबिलिटी के ही पार्ट है। जब हम लोग जे एडवांस के लिए पढ़ाते हैं तो एक साथ ही पढ़ाते हैं, तो आपको भी पढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब अगला सवाल क्या बोला है, इन अ टेस्ट एंड एग्जामिनी आइदर गेसेस और कॉपीज, बताओ, आइदर गेसेस और कॉपीज और नोज द आंसर, मतलब या तो तुक्का मारेगा या छापेगा, नहीं तो जानेगा, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कितने, हैविंग 4 चॉइसेस ऑफ विच एग्जैक्टली वन आर करेक्ट, वन आर करेक्ट। आपके जेई मेन टाइप का सवाल है ये, एक ही करेक्ट है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स द गेस, गेस करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी 1/6। द प्रोबेबिलिटी दैट ही लिखना था सर, ही आंसर ही है ये, ठीक है ना, ही आंसर, हिज आंसर होगा, हिज आंसर आर करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड इज 1/8। अब बेटा, आपको ये क्या बोला है कि ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी दी है, कि आंसर करेक्ट है और वो कॉपीड है। तो पहले तो हम ये बना लेते हैं, ये बंदा है जो भी है, ठीक है, इसके गेस करने की प्रोबेबिलिटी, गेस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, पहले लाइन बाय लाइन चलते हैं। गेस करने की प्रोबेबिलिटी दी है 1/3। कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, कहाँ गया कॉपी, कॉपिंग का 1/6। और आगे बढ़ा जाए, और इसके बारे में चर्चा नहीं किया है। जब इसके बारे में चर्चा नहीं किया है, इसके बारे में कि खुद से आंसर करें, नोज एंड आंसर, नोज एंड आंसर्ड। तो बेटा, एक चीज बड़ी प्यारी है। अब हमने जब बेस थ्योरम चालू किया था तो उसमें हमने क्या बोला था, कि ये कैसे इवेंट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली, फिर से तुम्हें ध्यान दो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मतलब इंटरसेक्शन जीरो आएगा। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या था, एग्जॉस्टिव का मतलब यही था कि हमारा, कि तीनों के यूनियन, मतलब जितने भी ना है सबका यूनियन, सबके प्रोबेबिलिटी का यूनियन, या सबके जितने भी इवेंट्स हैं, सभी ए बी सी डी जो भी हो, सबका इवेंट सैंपल स्पेस के इक्वल होगा।
अगर सबका इवेंट का यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल होगा, डेट मीन्स हमारे पास क्या होता है, सब प्रोबेबिलिटी का सम, सारे प्रोबेबिलिटी का सम, सारे प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा बेटा, सारे प्रोबेबिलिटी का सम वन होगा क्या? ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? एग्जॉस्टिव में हमने यही देखा था क्या, कि सारे इवेंट्स का यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल होगा। अब जब सारे इवेंट्स का यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल है, तो सारे प्रोबेबिलिटी, सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम वन के इक्वल होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो 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 गदो। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये जो है गेस करने वाला, कॉपी करने वाला, नो करने वाला, मतलब 1/3 प्लस 1/6 प्लस ये नोज वाले को के से डिनोट करता है, ये वन के इक्वल होगा। ये अगर वन के इक्वल होगा, तो यहाँ से इनको सम करोगे तो क्या आएगा भाई, के इक्वल्स टू वन माइनस, कितना हो गया ये, वन माइनस 1/2 हुआ क्या, देखो 1/2। डेट मीन्स ये कितना आ गया, 1/2। तो आंसर उससे पता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि यहाँ आपके पास गिवन नहीं है, आप देख रहे होंगे, क्योंकि द प्रोबेबिलिटी क्या लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स द गेस्ट आर 1/3, कॉपी करने की 1/6, नोज द आंसर, और इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन है, ठीक है, इसलिए हमें निकालनी पड़ी। अब आगे बात करते हैं, द प्रोबेबिलिटी डैट, अब आगे क्या बोल रखा है, द प्रोबेबिलिटी डैट ही आंसर आर करेक्ट, करेक्ट है भाई। अब अच्छा, तो भी लिखा किधर जाए, अच्छा फिर से बना लेता हूँ मैं। क्या था ये, गैस के बाद कॉपी और नोज, ठीक है, ओके। ये गेस करने की थी, गेस करने की थी 1/3, ये 1/6, ये 1/2। हाँ, अब बात करते हैं 1/8, आपको क्या दिया हुआ है, किसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि भाई करेक्ट है, करेक्ट है, इसी की बात की हुई है। ये क्या है, अब लास्ट में बोला करेक्ट, और ये बोला कॉपी करके करेक्ट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8 है। ये बात बोला क्या, कि कॉपी करके करेक्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8 है। गिवन दैट ही कॉपीज इट इज करेक्ट इज 1/8। देन आपसे क्या पूछा है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यूज द आंसर गिवन दैट आंसर आर करेक्ट। तो आपसे इसकी बात पूछी गई है। अब बेटा, अब इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, अब एक चीज बताओ, ये 1/8 दिया है, अब ये लॉजिकल की थिंकिंग की बात है, अगर ये 1/8 दिया है ये तो हो गया, अगर वो आंसर जान रहा है, अगर वो आंसर जान रहा है, अब देखो, अब ये क्वेश्चन और अच्छा हो गया, कैसे, अब कॉपी करके प्रोबेबिलिटी जो है वो तो आपको दे दिया कि 1/8 करेक्ट मारेगा। अब देखो, अगर वो आंसर जान रहा है, तो आंसर जान रहा है तो आंसर तो करेक्ट ही मार्क करेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वन होगी क्या? ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वन क्यों लिखा मैंने, इफ ही knows the answer, knows the answer, if he knows the answer, then the probability, probability of marking correct will be one, will be one। मतलब अगर आप भी पेपर दे रहे हो, अगर आपको उसका आंसर पता है, अगर उसका आंसर आपको पता है, तब तो आप क्या करोगे, वन ही मार्क करो, मतलब कि तब आप क्या करोगे, सही मार्क करोगे, तो सही मार्क करोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई इसकी, वन हो गई क्या? इतनी बात समझ में आई? बोलो, नोज वाले का वन क्यों लिखा, ये समझ में आया? क्वेश्चन में और कोई डाटा नहीं है हमारे पास,
ठीक है, अब गैस वाले की बात करते हैं। अब गैस वाले की बात करें, अभी कौन आ रहा है? गैस वाले की बात करें बेटा, तो गैस करके सही करने की बात करें। अब हमारे पास चार ऑप्शंस है, वी हैव। अब गैस वाले की डिस्कस करूं मैं, तो ये क्वेश्चन, चलो इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, इफ ही गैस, इफ ही गैस, अगर वो गैस करता है तो हमारे पास तो ऑप्शन चार है, ए बी सी डी, चार ऑप्शन है हमारे पास। अगर वो गेस करेगा तो इन चारों में से ही गेस करेगा, तो गेस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4 होगी क्या? चार में से कोई एक ही गेस करेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि एग्जैक्टली वन आर करेक्ट। ये दिख रहा है आपको बेटा? एग्जैक्टली वन आर करेक्ट, तो इसलिए गेस क्या से करेगा? चार में से कोई है तो 1/4, तो गेस करने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? और 1/4। बात समझ में आई? तो ये पार्ट जो ब्लैक से मैंने लिखा है, ये आपको खुद से निकालना है। क्वेश्चन में इसके लिए अलग से कोई डेटा नहीं गिवन है। ये और ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई ये वन क्यों होगा, क्योंकि वो आंसर जान ही रहा है तो करेक्ट ही मार्क करेगा, गलत थोड़ी मार्क करके आएगा। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी वन हो जाएगी। और गेस करने के वाले की प्रोबेबिलिटी 1/4 क्यों होगी? इसलिए होगी क्यों भाई, चार ऑप्शन है हमारे पास, तो चार में से कोई एक ही ऑप्शन मार्क करेगा। क्वेश्चन में गिवन है ओनली वन करेक्ट है, इसलिए चार में से एक ही ऑप्शन मार्क करेगा। अब चार में से एक ही ऑप्शन मार्क करने की प्रोबेबिलिटी 1/4। अब सवाल आसान हो गया। अब आपसे क्या पूछा है? अब आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी बताओ किसकी, कि वो आंसर जाने, ही न्यूज द आंसर एंड गिवन द आंसर आर करेक्ट। मतलब कौन से प्रोसेस की प्रोबेबिलिटी? ये जो तीसरा वाला है, इस, कहाँ गया? हाईलाइट नहीं हुआ चाहिए। ये जो तीसरा वाला है, इसकी प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, इस प्रोसेस की। तो ये कैसा हो गया? इन बिटवीन की बात हुई ना, इन बिटवीन द प्रोसेस की बात हुई। तो ये किसका सवाल हो गया? बेस थ्योरम का सवाल हुआ क्या बेटा? तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2 × 1 अपॉन 1/2 × 1 प्लस, ऊपर वाला क्या है? 1/6 × 1/8 प्लस, उसके ऊपर क्या? 1/3 × 1/4, 1/3 × 1/4। ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? ये सवाल बढ़िया था, तारा लगा देता हूँ, सवाल बढ़िया था। इसमें आपको कुछ डेटा खुद से सोचने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है, एक मिनट, हाँ, अब अगला टॉपिक है बेटा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, जो आपके बुक में एज अ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल के लिखा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके का कुछ लिखा होगा। ठीक है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से लिखा होगा। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है? देखो, इसमें सिंपल सा मतलब क्या है, इवेंट हमारे पास दो ही हैं, या तो सक्सेस या तो फेलियर, या तो सक्सेस या तो फेलियर। मतलब किसी इवेंट को, नॉर्मल सी बात है, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर नॉर्मल एग्जांपल ले, एक कॉइन को उछालने का, तो मैंने बोला, मैंने डिफाइन कर दिया क्या, कि जस्ट टॉस अ कॉइन, टॉस अ क्वाइन। तो मैंने बोला, इवेंट को मैंने इस तरीके से डिफाइन किया कि पी को मैंने बोला, पी को मैंने डिफाइन किया, हेड आएगा इफ वी इफ वी इफ वी गेट हेड, देन वी डिफाइंड एज सक्सेस। और टेल आएगा तो टेल को मैंने बोल दिया फेलियर। तो कुछ नहीं है, हमने हम तो स्टार्टिंग से, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आए या प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आए, दोनों का सम कितना होगा? वन के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया,
उसको फेलियर सक्सेस से डिनोट कर दिया। अब एक चीज बताओ, तो अब हेड टेल की जगह क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 के इक्वल होगा। अब यहां से स्मॉल पी और स्मॉल क्यू होता है, सक्सेस को स्मॉल क्यू से, सॉरी स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल पी प्लस, या इसको इस तरीके से बोला जाए, इस पूरे को, सॉरी इस पूरे को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को स्मॉल पी से डिनोट किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को स्मॉल क्यू से डिनोट कर दिया, तो पी प्लस क्यू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा क्या। कॉमन सेंस की बात है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी, सॉरी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है, इन एन इंडिपेंडेंट ट्रायल, गौर करने की बात है, इंडिपेंडेंट ट्रायल है, इंडिपेंडेंट ट्रायल है। इंडिपेंडेंट याद आया आपको, इंडिपेंडेंट क्या था, कि दोनों का एक दूसरे से कोई नाता नहीं है। आपको थोड़ा मैं वो रिवीजन करवाता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड, इसमें जब हम लोग बोल रहे थे ए और बी इंडिपेंडेंट होते थे, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या आती थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल ही आती थी क्या बेटा, याद आया कुछ, उसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है, जस्ट इंडिपेंडेंट शब्द आया है, तो मैंने इसलिए आपको याद दिलाया है। हाँ, तो एन इंडिपेंडेंट ट्रायल एंड ईच ऑफ द ट्रायल हैज टू पॉसिबल आउटकम्स, सी दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, जैसे आपके इसमें थे, या तो ये हेड या तो टेल। अब उस पॉसिबल आउटकम्स को हम लोग सक्सेस और फेलियर के वे में डिनोट करते हैं। मतलब सक्सेस और फेलियर यही है कि जो हमारा आउटकम हम चाह रहे हैं वो आ गया तो सक्सेस हो गया, नहीं चाह रहे हैं तो फेलियर हो गया। सिंपल सा आपका एग्जाम का ही बात है, जैसे एग्जाम में होता है, या तो अब ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे ये आ गया हमारा रिजल्ट तो सक्सेस, नहीं आया तो फेलियर, वही चीज वाली बात है यहाँ पे। तो बेटा हमने पी स्मॉल पी, जैसे उधर मैंने समझाया, स्मॉल पी किसको डिनोट किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, और स्मॉल क्यू किससे डिनोट किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर। तो पी प्लस क्यू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, पी प्लस क्यू, अरे 1 के इक्वल है। अब इसका एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला है आपका, इस फॉर्मूला को लॉजिकली भी हम लोग समझ सकते हैं क्या, फेलियर और सक्सेस एक ही चीज बात हुई ना, मतलब अगर हम जीत रहे हैं तो हारेंगे नहीं, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स की बात है कि काफी बार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली आर सक्सेस मतलब जितने होंगे, हम एग्जांपल से समझेंगे क्या होता है, एन सी आर प्रोबेबिलिटी पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर। अब क्योंकि हमने बोला आर सक्सेस हो, मतलब एंट इंडिपेंडेंट ट्रायल में से आर सक्सेस हो, तो पहली बात तो हम ये देखो किस तरीके से चूज कर रहा है, एन इंडिपेंडेंट ट्रायल, तो एन इंडिपेंडेंट ट्रायल में से आर हमने चूज कर लिया, ठीक। अब ये आर सक्सेस हो जाए, अब ये आर सक्सेस हो जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आर बार सक्सेस, आर बार इवेंट हमारा हो रहा है तो आर बार सक्सेस, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी है, तो आर बार सक्सेस मतलब पी की पावर आर, जित आर टाइम्स होगा तो पी 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 आर बार मल्टीप्लाई होगा तो पी 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 की पावर आर, तो बचा हुआ टाइम्स क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, तो क्यू की पावर एन माइनस आर। क्या ये आपका देखा देखा सा फॉर्मूला है। एक चीज बताइए, बाइनोमियल से हम अगर कंपेयर करें, बाइनोमियल हम जब पढ़ते थे तो हमने देखा था ए प्लस एक्स रेस टू द पावर एन, इसका एक्सपेंशन क्या होता था, एन सी आर ए रेस टू द पावर एन माइनस आर और एक्स रेस टू द पावर आर, याद है आपको, कुछ ऐसा ही होता था। तो ये जो है बेसिकली ये किसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है डायरेक्टली, ये आपको Q प्लस पी की पावर n का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, देखो कंपेयर करो, Q प्लस पी रेस टू पावर, इसका यूज नहीं है, जस्ट बाइनोमियल का हल्का वो करवा रहा हूँ, एन सी आर पी की क्यू की पावर एन माइनस आर पी की पावर आर। समझ में आई कि नहीं आई बात, देखो यही होता था क्या बेटा, मतलब सिग्मा लगा दो, यही होता था, ये टी आर यही लिखते थे ना जनरल टर्म, यही होता था कि नहीं, बोलिए, अगर सिग्मा लगा दूंगा तो मैं आगे,
अरे हाँ या ना तो बोलो, बाइनोमियल एकदम साफ है क्या तुम लोगों का? अरे गधो। चलो कोई बात नहीं, बस इतना फॉर्मूला याद रखो। चलो बाइनोमियल साफ है तो एनसीआर भी याद दिला देता हूँ मैं। एनसीआर क्या होता है भाई? एनसीआर मतलब एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अरे बाइनोमियल साफ है तो भाई 11th वालों को बाइनोमियल पढ़ा रहा हूँ, उनके साथ क्यों नहीं आ जाते? उनके वाले लिंक ज्वाइन कर लेते। अब तो उनका भी आधा से ज्यादा खत्म हो गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलो प्रोबेबिलिटी पे आओ वापस। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 6 टाइम्स। अब यहाँ पे 6 टाइम्स बोल दिया, मतलब एन की वैल्यू आपकी कितनी है? 6 है। बात समझ में आई कि नहीं है? गेटिंग अ डबलेट। गेटिंग अ डबलेट, डबलेट का मतलब क्या होता है? बात की थी हमने, डबलेट मतलब 1 1, 2 2, 3 3। ये सब क्या है? डबलेट्स हैं आपके। गेटिंग अ डबलेट आर कंसिडर्ड टू बी सक्सेस। सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? डबलेट लाना। तो सक्सेस को कैसे डिफाइन किया? सक्सेस को डिफाइन किया कैसे इसने? कि हमारे पास डबलेट आ जाए। तो सक्सेस मतलब, सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? ई डबल एस, सक्सेस गेटिंग अ डबलेट। गेटिंग अ डबलेट इज सक्सेस। तो आपसे आगे बोला है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस, एक भी सक्सेस नहीं हो। अब गेटिंग अ, अच्छा एक चीज बताओ। एक पेयर ऑफ डाइस को हम थ्रो करते हैं, एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करते हैं तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अब गेटिंग, अब पी क्या है? हमारा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। और गेटिंग अ डबलेट इज सक्सेस, तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? टोटल डबलेट 6 होते हैं। 6/36, दैट इज 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। यही क्या है आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ, यही प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। तो 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। हमें पता है पी प्लस क्यू होता है 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्यू की बात करें क्या होगा? 1 - 1/6, डेट इज 5/6। ओके, पहले ये निकाल लेते हैं। आपको बोर्ड में भी ऐसे सवाल आएंगे तो इसी तरीके से करना है कि पहले पी निकाल लेना फिर क्यू निकाल लेना, थोड़ा लिख लेना, ठीक है? वो सब तो कर लोगे। अब बात की जाए, ये क्या आया आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, फेलियर आया। अब बात की जाए, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। अब पहला सवाल बोल रहा है नो सक्सेस। नो सक्सेस मतलब आर की वैल्यू 0 होगी क्या बेटा? सक्सेस हुआ ही नहीं ना। ये अगला सवाल को थोड़ा नीचे किया जाए। एक मिनट। जब सक्सेस नहीं हुआ, पहला है नो सक्सेस। नो सक्सेस का मतलब क्या हो गया भाई? आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0 है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ऐसे डिनोट करना बोर्ड में भी। सक्सेस नहीं है ना, एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक, एक्स इक्वल्स टू 0 मतलब आर की वैल्यू आपकी 0 है। तो ये 6 सी क्या हो जाएगा? 0। पी की पावर 0, पी की प्रोबेबिलिटी 1/6 तो 1/6 की पावर 0। और 5/6 रेस टू द पावर क्या हो जाएगा? 6। ये क्या आ गया? नो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। अब अगला पार्ट क्या पूछा है? एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन मतलब आसान सा है, देख रहे हो कितना आसान है? एग्जैक्टली वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। एग्जैक्टली वन का मतलब यही हुआ। बस कुछ नहीं, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिए। 6 1/6 रेस टू द पावर 1, 5/6 रेस टू द पावर 5। ये एग्जैक्टली वन हो गया। फिर तीसरा पार्ट क्या है इसमें? एटलीस्ट वन सक्सेस। अब बेटा एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट वन सक्सेस। एटलीस्ट वन सक्सेस का मतलब क्या है? कि भाई कम से कम एक सक्सेस हो।
तो कम से कम एक सक्सेस हो। अब नंबर ऑफ ट्रायल्स n इक्वल्स टू 6 है, मतलब उसमें तो एक सक्सेस भी काउंट होगा, दो सक्सेस भी काउंट होगा, तीन सक्सेस भी काउंट होगा, चार भी काउंट होगा, पांच भी काउंट होगा, छह भी काउंट होगा। इतना करने से ज्यादा हम ये करें, इतना करने से ज्यादा इतने बार ऐड करने की जगह हम ये करें, क्या करें, टोटल में से टोटल माइनस नो सक्सेस, ये कर सकते हैं। बोलो, टोटल माइनस नो सक्सेस, टोटल माइनस नो सक्सेस। अब टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करें, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी तो वन होगा, तो ये वन माइनस क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस पहले पार्ट में ही हमने निकाला है, तो ये वन माइनस क्या हो गया, पहले पार्ट में क्या था, 6c0 1/6 raised to the power 0 एंड 5/6 raised to the power 6। ये बात समझ में आई आपको? और इसका फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, यहीं पे कर दो। फोर्थ पार्ट एटमोस्ट वन सक्सेस। अब एटमोस्ट वन सक्सेस का मतलब क्या हुआ, एटमोस्ट वन सक्सेस, एटमोस्ट वन सक्सेस मतलब ज्यादा से ज्यादा एक सक्सेस। मतलब कि क्या चलेगा इसमें, जीरो सक्सेस भी चलेगा प्लस एक सक्सेस चलेगा। यही होगा क्या बेटा, एटमोस्ट और एटलीस्ट में डिफरेंस समझ में आया? जब भी एटलीस्ट वाला सवाल हो ना, और आपको दिख रहा हो नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत हैं, ये है लफड़ा है, तब आप ये किया करो कि भाई एटलीस्ट बोल रहे हैं तो नो वाले निकालते हैं, मतलब जो इसमें ना इंक्लूड हो वो निकालते हैं। नहीं तो ये मत करने लग जाना एटलीस्ट, जैसे इसमें एटलीस्ट वन है तो ये मत करना एटलीस्ट वन मतलब क्या हुआ, ये सक्सेस एक से ज्यादा बार तो पता चला है कि एक सक्सेस किए ऐड, फिर प्लस दो सक्सेस ऐड किए, फिर ये बोर्ड के लिए भी बता दे रहा हूँ तुम्हें, ये मत करना कि तीन सक्सेस फिर चार सक्सेस फिर पता चला पांच सक्सेस, तब तो हो गया भाई, एक ही सवाल करने में तुम एक घंटा लगा दोगे। और छह सक्सेस ऐसे नहीं करना है, करना क्या है, इस तरीके से करना है आपको। समझ में आई बात? एटमोस्ट वन सक्सेस, मैक्सिमम वन सक्सेस, मतलब या तो सक्सेस हो ही ना, जीरो सक्सेस हो या एक सक्सेस हो। तो ये क्या हो जाएगा, 6c0 1/6 raised to the power 0 5/6 raised to the power 6 और प्लस 6c1 1/6 raised to the power 1 5/6 raised to the power 5। यही होगा क्या बेटा, इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े अच्छे सवाल देखते हैं, थोड़ा जगह बना लिया जाए। एक मिनट बेटा। हाँ, अब क्या बोल रहा है, इन अ हडल रेस, इन अ हडल रेस अ मैन हैज क्लियर्ड 9 हडल्स, 9 हडल्स क्लियर किया, प्रोबेबिलिटी दैट ही क्लियर्स द हडल इज 2/3। हडल क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3। अब 9 हडल्स क्लियर किया तो पहले तो ये लिख देते हैं n इक्वल्स टू क्या है, 9 है। ये देखो हडल कर रहा है ना, ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही नॉक्स डाउन इज 1/3, 1/3 नॉक्स डाउन का है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही नॉक्स डाउन लेस देन 2 हडल। अब देखो निकालनी किसकी प्रोबेबिलिटी है, नॉक्स डाउन की, तो सक्सेस का डेफिनेशन चेंज हो गया। सक्सेस क्या है, नॉक डाउन होना सक्सेस है। लिख रहा हूं नॉक डाउन मीन्स, सवाल के हिसाब से चेंज होगा ना, नॉक डाउन मतलब गिरना क्या है आपका, सक्सेस है। गजब बात है, गिरने को ही सक्सेस बना दिया। नॉक डाउन मतलब सक्सेस, मतलब यहाँ पे हडल क्लियर करना इस फेलियर, तो मतलब Q क्या हो जाएगा आपका, 2/3, और P क्या हो जाएगा, 1/3। ये हो गया क्या? अब आपसे क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमने PQN फाइंड कर लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही नॉक्स डाउन लेस देन 2 हडल्स, नॉक डाउन लेस देन 2 हडल्स, मतलब हमें क्या चाहिए, इवेंट हमारा तो यही है ना, एक्स हमारा क्या है कि नॉक डाउन होना, नॉक
डाउन होना। ठीक। तो दो से कम हर्डल नॉकडाउन हो, मतलब एक्स लेस देन टू, यही लिखोगे क्या? नॉकडाउन लेस देन टू हर्डल्स, मतलब दो से कम नॉकडाउन हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जीरो हडल, सारे हडल पार कर गया, वो जीरो हडल नॉकडाउन हुए, एक भी हडल में फंसा नहीं वो, प्लस एक हडल में फंस गया वो। ये होगा, यही होगी ना कि क्या ही नॉक्स डाउन लेस देन टू हडल, मतलब दो से कम हडल नॉक डाउन हुए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जीरो हडल प्लस एक हडल, यही होगी क्या बेटा? अब आगे किया जाए, बस बस फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट करनी है। तो ये क्या हो गया? एन नाइन था ना, 9c0, पी क्या है भाई? 1/3, तो 1/3 की पावर जीरो, 2/3 की पावर 9 प्लस 9c1, 1/3 रेज टू द पावर 1, 2/3 रेज टू द पावर 8। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आसान से सवाल थे और इसमें कुछ खास नहीं था। अब ऑप्शन पे डिपेंड कर, आप ये सोच रहे हो कि सर इतना सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं नहीं, इतना सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। वो ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके से बनाएगा कि आपको निकालने में आसानी होगी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ऑप्शन क्रिएट उस तरीके का ही करेगा। अब अगला सवाल करते हैं हम लोग। एक मिनट। अगला सवाल क्या है भाई? अ ड्रंकर्ड टेक्स द स्टेप। अच्छा देखो, एक दारूडिया है, क्या कर रहा है? टेक अ स्टेप फॉरवर्ड और बैकवर्ड, या तो आगे चल रहा है या तो पीछे चल रहा है। ठीक है, ये हमारे देवदास साहब या तो आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ही टेक्स द स्टेप फॉरवर्ड, आगे जाने की प्रोबेबिलिटी 0.4। ठीक है, तो बेटा आगे जाने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो मैं पी मान लेता हूँ क्या? फॉरवर्ड की प्रोबेबिलिटी। क्या? फॉरवर्ड जाने की प्रोबेबिलिटी ये कितनी दी है? 0.4। क्यों मान लेता हूँ बैकवर्ड जाने की प्रोबेबिलिटी? बोला ना, या तो आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा, बहुत पी रखी है, आगे पीछे में ही जो है चल रहा है वो। बैकवर्ड मतलब इतनी भी नहीं पी, नहीं तो ज्यादा पी रहती तो गिर भी जाता ना। इसलिए आगे पीछे इतना है, कंट्रोल है अपने ऊपर कि बस आगे पीछे ही चल रहा है। तो बैकवर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हमें पता है कि पी प्लस क्यू क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? Q इक्वल्स टू 1 - 0.4, दैट इज 0.6। तो बैकवर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0.6, मतलब ये पीछे चलना, एक कदम पीछे लेने की प्रोबेबिलिटी 0.6। बहुत बढ़िया। आपसे क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट द एंड ऑफ 11 स्टेप, एट द एंड ऑफ 11 स्टेप्स, मतलब n इक्वल्स टू 11 दिया है। एट द एंड ऑफ 11 स्टेप्स ही he is one step away from the starting point। अब देखो भाई, अब ये चल कैसे रहा होगा? चल कैसे रहा होगा, मुद्दा तो अब ये है, मुद्दा तो ये है कि अब ये चल कैसे रहा होगा कि एक स्टेप क्या रहे? अब बोला एक स्टेप अवे रहे, अब अवे की बात है कि एक ही स्टेप रहे। अब ये ऐसे चल रहा होगा कि भाई एक स्टेप आगे चला, फिर एक और स्टेप आगे चला मान लेते हैं। ठीक है, फिर एक स्टेप फिर पीछे चला। ठीक, फिर एक स्टेप आगे चला। अगर ऐसे करे, कितना हुआ भाई ये? फिर मान लेते हैं एक और स्टेप आगे चला। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से पीछे चला। 11 स्टेप पुराने कितने हुए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। फिर एक स्टेप और पीछे चला। ठीक, तो ये तो यहाँ तक आ गए, ये यहाँ तक हुआ। फिर एक और स्टेप पीछे चला।
कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर एक स्टेप और पीछे चला, 9। फिर उसके बाद जो है हमें क्या चाहिए? स्टार्टिंग वाले से क्या होना चाहिए? एक स्टेप दूर होना चाहिए बस। तो 2 स्टेप आगे चला, फिर एक स्टेप हमने पीछे चला, फिर 2 स्टेप आगे, फिर पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं बोलता हूँ कि भाई एक स्टेप और अगर पीछे चल जाए, फिर आगे आ जाए एक स्टेप, तो क्या ये यहाँ पे होगा? देखो कितनी बार आगे चला, 1 2 3, नहीं, 1 2 3 4 5, 5 बार आगे चल रहा है। अब अब आप समझना, एक चीज समझना, 5 बार आगे चला और 6 बार पीछे चला। देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 बार उसने पीछे चला। ये बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई, जो मैंने किया? या फिर से समझाऊं? बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? या मैं फिर से समझाऊं? बोलिए। यही क्रूशियल चीज है, समझा? अब या तो ये ऐसे चल सकता है, नहीं तो अगर स्टार्टिंग में ही उसने पीछे चला, उल्टा, इसी का जस्ट उल्टा, मतलब इसी को घुमा दो आप, इसी को अगर आप घुमा दोगे, इसका आप मिरर इमेज ले लोगे, तो 2 स्टेप उसने पीछे चला, ठीक, फिर एक स्टेप वो आगे चला, ठीक, फिर वो क्या किया उसने? फिर आगे चला एक स्टेप, फिर एक और आगे चला वो। गड़बड़ कर दिया मैंने। नहीं, 2 स्टेप पीछे चला, फिर वो आगे चला। इसका उल्टा बना रहा हूं मैं बस, ठीक है? तो फिर वो क्या होगा? फिर पीछे चलेगा एक स्टेप, फिर एक और स्टेप पीछे चलेगा, ठीक। अब इसने यहाँ तक आ गया, फिर अब क्या करेगा ये? फिर अब ये आगे चलेगा, फिर आगे चलेगा, अब ये यहाँ तक आ गया, फिर एक और स्टेप आगे चलेगा, फिर एक और स्टेप आगे चलेगा। टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर एक और स्टेप आगे चलेगा, 10। फिर वापस से एक स्टेप वापस पीछे चलेगा, 11। ठीक है? तो इस वाले में, पहले वाले में, अब ये यहाँ पर है, पहले वाले में 5 फॉरवर्ड स्टेप थे, 6 बैकवर्ड स्टेप थे। और दूसरे वाले कंडीशन में देखो, 1 2 आ गया, 3 4 5, 5 बैकवर्ड है और 6 फॉरवर्ड है। यही दो आपके कंडीशन बनेंगे, यही दो आपके कंडीशन बनेंगे, जिसमें जो है ये एक स्टेप आगे या पीछे रहेगा। देखो, एक स्टेप ये पीछे वाला, तो ये कंडीशन बना, और एक, सॉरी, एक स्टेप ये आगे है, ये वाला कंडीशन बना, और एक स्टेप ये पीछे है, ये वाला कंडीशन बना। ये हमें तो अवे बोला था ना, तो दोनों लेना पड़ेगा। बात समझ में आई आपको? तो आप क्या करोगे? हमने क्या माना था? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉरवर्ड माना था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर हमने फॉरवर्ड माना, तो आगे बढ़ा जाए, तो हमारा क्या हो गया? पहले वाले में फॉरवर्ड 5 था, तो x इक्वल्स टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 6। यही दोनों होगा क्या बेटा? तो ये क्या हो गया? n तो 11 है, 11c5, और क्या दिया हुआ है? ये 0.4 रेस टू द पावर 5, 0.6 रेस टू द पावर 6, ये होगा। फिर प्लस 11c6, 0.4 रेस टू द पावर 6, 0.6 रेस टू द पावर 5, यही होगा। ये आपका क्या है? फाइनल आंसर है। अब हम आगे चले, आगे चले। अब क्या बोल रहा है ये? जी मेन का आपका सवाल है, और ये वाला सवाल जो है ना, ये वाला सवाल बेटा आ गया, ये वाला सवाल जेई मेन में भी आ चुका है। और आपका, मैंने जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये वाला सवाल एक बार सीटी में भी ऐसा सवाल मैंने आपका देखा था। पिछले साल मैंने जब देखा था तो था, किसी किसी साल में आया हुआ है। जेई मेन में तो ये आ चुका है, मैं कंफर्म हूँ।
हाँ, अब आगे बढ़ा जाए। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड एन टाइम्स। अब यहाँ पे एन बोल दिया सीधे। सच दैट गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज एटलीस्ट 0.9। एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट 0.9। मतलब यहाँ पे एन तो एन है, ठीक है। अब हमें पता है हेड जो आता है, हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, मतलब इसको पी मान लिया, क्योंकि बायस्ड कॉइन नहीं बोला ना, फेयर कॉइन बोला है। टेल की प्रोबेबिलिटी ये भी हाफ होती है, इसको क्यू मान लिया, ठीक। अब बोला है गेटिंग एटलीस्ट वन हेड कितना है, 0.9 है। तो बात ये आई एटलीस्ट वन हेड मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर सक्सेस हमने ये माना ना, हेड आना माना, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.9 है क्या, देखो। एटलीस्ट एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एटलीस्ट 0.9, मतलब 0.9 से बड़ा नहीं तो 0.9। बात समझ में आई? यहाँ तक बात क्लियर है क्या आपको? बोलिए, यहाँ तक बात क्लियर है क्या? तो हमें ये बताइए, ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हेड होगा क्या? जीरो हेड होगा। और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.9 है, वन माइनस जीरो हेड। अब जीरो हेड की प्रोबेबिलिटी की बात करें, ये क्या हो गया भाई? अब एक बार ये थोड़ा इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर लेके आए। वन माइनस 0.9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक। ये बुझा ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ एन पूछा है, ठीक है। तो एन निकालते हैं, तो ये क्या आ गया, 0.1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब जीरो हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब हम लिखे तो क्या लिखेंगे, ये 1/10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन सी जीरो, हाफ की पावर जीरो, एंड 1/2 की पावर एन। यही बात होगी क्या बेटा? अब ये चीज लिखी हुई है क्या, एन सी जीरो हमने पढ़ा हुआ है, एन सी जीरो वन के इक्वल होता है। कैसे ये वन के इक्वल होता है? एन सी जीरो का मतलब एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल एन माइनस जीरो फैक्टोरियल। तो ये तो एन ही हो गया, तो एन से एन कैंसिल, जीरो फैक्टोरियल वन होता है, तो ये वन हो गया, ठीक। ये 1/10, तो 1/10 ही रहने दो। ये वन हो गया, और ये 1/2 रेस्ट टू द पावर एन हो गया। अब हम इसकी बात करें, ये बेसिकली हुआ क्या, अगर मैं इसको, इसका वो करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलो या टू को ऊपर लेके जाओ डिनोमिनेटर से, तो ये जब पलटेगा तो ये होगा ना, टू की पावर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। इनइक्वालिटी ऐसे ही चेंज हो जाएगी क्या बेटा, बोलो। हमें जिस तरीके से हमें पता होता है 1/5 बड़ा होता है 1/10 के, लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मतलब इसको उल्टा करूं तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज होगी, 5 <10 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमारे पास ये है, तो अगर मैं उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा, टू की पावर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। अब बात आती है, अब तो सिंपल सी बात आ गई, अब टू की पावर कब ग्रेटर देन 10 होगा, अब एन, अब आपको है ना थोड़ा वो करना पड़ेगा, वैल्यू डाल के चेक करना पड़ेगा। ये इनइक्वालिटी से ही अब आपका आंसर आएगा। अब एन की वैल्यू वन हुई, तो ये तो भाई इनइक्वालिटी उल्टा हो जाएगा। एन की वैल्यू टू हुई, तब भी इनइक्वालिटी उल्टा हो जाएगा। एन की वैल्यू थ्री हुई, तो ये तो टू की पावर थ्री एट होता है, तब भी इनइक्वालिटी उल्टा हो जाएगा। एन की वैल्यू जैसे ही फोर हुई, एन की वैल्यू जैसे ही फोर हुई, एक एन इक्वल्स टू जैसे ही फोर हुआ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, टू की पावर फोर मतलब 16, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। बात समझ में आई आपको? यहाँ पे सेटिस्फाई करना चालू करेगा, और आपसे पूछा ही क्या है कि बताओ मिनिमम वैल्यू एन का क्या होगा।
मिनिमम वैल्यू एन का क्या होगा, आपसे यही पूछा है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एन कितना आ गया, एन इक्वल्स टू 4 हुआ क्या मिनिमम, एन इक्वल्स टू 4 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई आपको। अब ये एक सवाल कल कर लेंगे, आज के लिए